हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 50 डेज मेंस आंसर राइटिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के इस 33rd यानी कि 33वें वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय राजनीति व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी पर एक क्वेश्चन। परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं। इससे जुड़ने के लिए आप दिए गए हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इस आंसर्स का पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए आज के प्रश्न को डिस्कस करते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है गठबंधन के संदर्भ में सरकारों की जो प्रभावशीलता का आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो इसमें जो गठबंधन सरकारें हैं वो किस तरह से, पहले बताएंगे गठबंधन सरकारें होती क्या हैं, उनका उद्भव भारतीय राजनीति में, उनका जो उदय है या उद्भव है कैसे हुआ, और क्या क्या उनकी जो है वो विशेषकर खामियों पर हमें ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि ये जो है आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो वस्तुतः जो कोलिशन यानी कि गठबंधन जो शब्द है वो लैटिन शब्द कोलिशियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि एक साथ बढ़ना। ठीक है। तो आमतौर पर भारतीय राजनीति में देखा जाता है कि जब दो या दो से अधिक दल, विशेषकर कि लोकसभा या विधानसभा में चुनाव के बाद जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब दो या दो से अधिक दल या तो चुनाव के पूर्व या तो चुनाव के पश्चात आपस में मिलकर अपने एमपी या एमएलएज को मिलाकर एक सरकार बनाते हैं, जिसे मिलीजुली या गठबंधन सरकार चलाते हैं। भारतीय राजनीति में खास करके जब तक आज़ादी से लेकर तो जब तक इंदिरा जी थी तब तक तो उनका प्रभुत्व रहा। बीच में फिर इमरजेंसी के हटने के बाद पहली बार एक गठबंधन सरकार बनती है जनता पार्टी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। बाद में फिर वो भी इसी अंतर्भेद के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार गिर जाती है, फिर इंदिरा जी आती हैं और फिर लंबे समय तक ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी हत्या कर दिए जाने के बाद राजीव जी सरकार में आते हुए प्रचंड बहुमत के साथ आते हैं। फिर अंततः राजीव जी की हत्या के बाद जिस तरह से देखा गया कि 1990 के दशक में पीवी नरसिम्हा राव के आसपास के बाद के दशक में ये जो है गठबंधन सरकारें शुरू होती हैं। खास करके अटल बिहारी वाजपेयी को इसका एक प्रमुख क्रेडिट दिया जाता है और वो चलती है 2014 तक, जबकि 2014 से भी गठबंधन सरकार एनडीए जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी एक गठबंधन की सरकार है, लेकिन जिसमें बीजेपी के पास अपने आप में पूर्ण बहुमत है। इसलिए ये गठबंधन जो है उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं दिखता, क्योंकि इसमें जो नीति और तत्व है वो बीजेपी लेड गठबंधन है कि बीजेपी जो है वो इसमें लीड कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब किसी भी एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं रहे तब वो सही मायने में इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। और फिर इसमें ये देखा जाता है कि अलग अलग नेतृत्व को जो है वो साथ में लेकर चलने की क्षमता है या नहीं, लोग आपस में किसी एक मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले व्यक्ति भी साथ मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, ये सब जो है उसमें लोकतंत्र में टेस्ट होती है। तो गठबंधन से होने वाले कुछ व्यापक विशेषताएँ भी दी गई, जैसे कि गठबंधन का जो तात्पर्य है कम से कम दो भागीदारी का अस्तित्व होना। गठबंधन संयोजन के उद्देश्य से सत्ता पर कब्जा करना ही होता है, क्योंकि जिस तरह से जब दोनों ही दल में किसी के पास भी इतनी संख्या ना हो या फिर चुनाव से पूर्व उन्हें लगता हो कि इतनी संख्या अकेले बल पर लेना जो है वो संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जनता पार्टी जो कि इन्हें पहली बार गठबंधन सरकार बनाई थी, तो उसके कुछ खास गुण होते हैं। गुण में सरकार के कामकाज में जो एक चीज़ दिखी जाती है विविधता, क्योंकि अलग अलग मत के डाइवर्स फील्ड से लोग आते हैं तो अपने अपने अलग विचार दे सकते हैं। दूसरा, सरकार में हर वर्ग का समावेश देखने को मिलता है, क्योंकि गठबंधन में अलग अलग वर्ग से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक संतुलित और सब प्रति यानी कि जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव सरकार दिखती है, जो हर वर्ग का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती है। और क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर कोई निर्णय को लेते हैं तो उसमें जो फीडबैक होता है, चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं सुदृढ़ होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप में ऑटोक्रेटिक यानी किसी एक व्यक्ति के पास ज़रूरत से ज़्यादा सत्ता आ जाती है। खासकर कि उन पार्टियों की आलोचना होती है जिन पार्टियों में जो है वो बहुमत, खुद अपने दम पर बहुमत साबित करने की शक्ति होती है। बाद में उनकी यही आलोचना होती है कि वो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक बिहेवियर जो है वो दिखा रहे हैं, कहीं से कहीं वो आप देख सकते हैं कि तानाशाही व्यवहार करते हैं, दूसरे किसी की बात ना सुनना और अपने मत की वृत्ति चलाना। जिस तरह से इंदिरा गांधी और खास करके जो अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो दूसरे के विचारों पर इतना बल नहीं देते,
अपनी मनमर्जी के हिसाब से चीज़ें चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं से अलोकतांत्रिक ढंग से सरकार चलाते हैं। तो इस तरह से जो गठबंधन में इस तरह की नीति नहीं आती, क्योंकि दोनों या तीनों ही पार्टियों को आपस में एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो आपस में मिल बैठकर हमेशा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो गठबंधन धर्म निभाते हुए जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, और इसी वजह से उसमें जो है वो बहुतायतवाद देखने को मिलता है। यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संघीय ताना बाना को भी मजबूत करता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग पार्टी का अलग अलग क्षेत्रों में प्रभुत्व होता है, और क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से आने के बाद वो मिलकर एक सरकार चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, क्योंकि गठबंधन पार्टियां अलग अलग राज्य से भी आती हैं, तो अपने क्षत्रप को खुश रखने के लिए भी जो केंद्रीय पार्टियां हैं वो केंद्र और राज्य के संबंध जो खासकर गठबंधन की सरकारों में एक अच्छे स्तर पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके कुछ अवगुण भी होते हैं, और सबसे पहले अवगुण ये होता है क्योंकि ये मुख्यतः इसका मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्यतः ये सत्ता पाने के उद्देश्य से होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर और जो विभिन्न नीतियाँ हैं वो पीछे रह जाती हैं। दूसरा, कोई ठोस निर्णय लेने में इसकी प्रतिबद्धता जो है वो पीछे हो जाती है, और बहुत ही लाचार सरकार की तरह ये दिखने लगती है। आगे चलकर ये देखा गया है कि इसमें अलग अलग पार्टियां मिलकर एक गठबंधन में जो सरकार बनाती हैं वो अपने हितों को राष्ट्र के हित या दल के हित से ऊपर रखकर काम करती है, जिससे भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ें जो है वो बढ़ती हैं, और राष्ट्रीय हित जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। सभी घटकों को प्रतिबिंबित करने के लिए जो गठबंधन सरकार में मंत्री प्रतिशत का बड़ा आकार किया जाता है, जिससे होता ये है कि एक तो एक स्तर पर देखिए तो ये फायदेमंद चीज़ है कि हर व्यक्ति को, हर समाज को अपना प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और काम कम होता है। तो जनता के पैसे पर उन्हें सैलरी मिलती है, पावर, एमोलमेंट्स और भी जो सारे जो प्रिविलेजेस है उसे मिलते हैं, लेकिन काम में असल में कम होता है। और फिर अपनी आकांक्षा को पूरी करने के लिए क्षेत्रीय जो दल है वो अपनी आकांक्षा को पूरे करते हैं, और फिर खरीद फरोख्त, पैसे की लेन देन, इस तरह से सरकार ने जो बचाने के लिए एक पार्टी को तोड़ना, दूसरी पार्टी में तोड़ना, दल बदल, इस तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई देने लगती हैं। और इसी तरह से ये कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो ज़्यादा दिखता है बल्कि इसके फ़ायदे के रूप में, क्योंकि जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं विवश दिखती हैं और एक सही ठोस निर्णय लेने में राजनीति आड़े आ जाती है, और कहीं ना कहीं जो देश का विकास है वो रुक जाता है। तो राजनीति के क्षेत्रीकरण और विखंडन की वृद्धि के साथ गठबंधन अनिश्चित समय से अस्थिर समझौता बन गए, क्योंकि बहुत समय तक किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले ऐसा नहीं था। हालांकि 2014 में ये जो प्रथा है वो बंद होती है, और लगातार 2 बार एनडीए की सरकार में जो बीजेपी की प्रमुख पार्टी है वो अपने दम पर बहुमत हासिल करती है और गठबंधन सरकार का स्वरूप ही बदल देती है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। कई दलों का मतलब हर मुद्दे पर विचारों की बहुलता और नीतियों या उनके कार्यान्वयन में समझौता की भी कमी हो जाती है। तो पूरा विचार किया जाए तो राजनीतिक दल चुनावी धनादेश की परवाह किए बिना गठबंधनों पर भरोसा कर लेते हैं, और इसका फायदा होने के साथ साथ नुकसान भी है। और अंतिम विश्लेषण में यह सरकार की सक्षमता है, न कि गठबंधन या दल की विशेष जो लोगों के कल्याण के लिए प्रभावित करते हैं। तो यानी कि सरकार यदि चाहे तो गठबंधन रहकर भी अच्छे कार्य कर सकती है। तो बहुत सी जगह ये होता है कि दोनों पार्टियां, अलग अलग गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण कर जो मुख्य उद्देश्य से सरकार बनाना है वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाती है। और तो फिर इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशन है, बहुत सारे सुझाव हैं, नीति आयोग के हो गए, अंतर्राज्य परिषद के हो गए, क्षेत्रीय परिषद के, ऐसे मंचों पर जो है वो वाद विचार विस्तार करके कहीं ना कहीं इसे सुगम रूप से लागू किया जा सकता है। दल बदल कानून को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ARC की रिपोर्ट में भी ये चीज़ें कही गई हैं। तो इस तरह से जो प्रशासनिक सुधार कमेटी है जो वीरप्पा मोइली द्वारा की गई, उसमें भी ये कहा गया है, एथिक्स कोड में भी ये कहा गया है। तो कहीं ना कहीं जो दल बदल के कानून को सुदृढ़ बनाकर, अच्छा बनाकर और गठबंधन धर्म को निभाने के उद्देश्य से अगर लोग नीतिगत रूप से गठबंधन बनाकर सरकार चलाते हैं तो ये बहुत ही एक उचित राजनीतिक व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को सरकार में आने का प्रतिनिधित्व मौका मिलता है और हर क्षेत्र में काम होता है, और इससे जो है वो बहुलतावाद बना रहता है। तो भारत जैसे देश में इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। हर बार ये संभव नहीं है कि किसी एक पार्टी को अपने ही रूप में प्रचंड बहुमत मिल जाए। सो नीति आयोग हो, अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो, क्षेत्रीय परिषद हो, जैसे मंचों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच में विभिन्न क्षेत्रीय दलों की आम सहमति बनाने के लिए काम करना चाहिए, ताकि जो है वो गठबंधन सरकार भी आगे चलकर जो है वो संघवाद यानी कि फेडरलिज्म को बढ़ावा दे सकें। अब देखेंगे इसका अंग्रेजी वर्जन। Critically analyze the effectiveness of a coalition government
in the context of Indian political system. So the question is very simple and straightforward that we have to critically analyze, and that is more towards the criticism part of the coalition government. But before defining that, we will have to explain what do you mean by coalition. So coalition has been derived from a Latin word that is coalitio, which means to grow together. And that is why when more than one party come together even before the elections or even after the result of the election to form a government and to claim the forming of the government, that is called a coalition. And that is the broad feature of a coalition government. The coalition, or the point of adjoining the MPs or MPs at the central legislature, the Lok Sabha, and MLAs at the Vidhan Sabha, can be at the both of the stage. That is second, first at the beginning. So before beginning of an election, the parties can merge and then can share the seats when they are contesting, and it can also happen after the elections results have come for the basic intention. So the basic idea is to combine, to jointly participate for making government, and thus keeping each other's demand in a center and common minimum program, leaving difference aside and running the government, so that the people of India that is given a fractured mandate, that fractured mandate can be sent and can be made responsible, so that the people will not have burden of alternate elections time by time, because no party is going to get the clear-cut majority. And this is always seen in such larger democracies where no party is having a better majority, and this trend started after the Indira and especially the emergency era. Before that, the Congress was having clear-cut victories and clear-cut mandates in all of the elections. But after the emergency, after 1977, and then region, the Morarji Desai-led Janata Party government came into power. But after 2 years, due to the internal fightings and indifference, it fell down, and again Indira ji came back to the power, and then till her death and the death of Rajiv Gandhi, PV Narasimha Rao do maintained a good government, but it was also in the minority government. And then later on, from the late 90s, the era of coalition government started, especially by Atal Bihari Vajpayee, who was making the NDA, that is National Democratic Alliance, with 13 parties and so on, and that continued till 2014 when the BJP got majority by itself. And since 2014 and then 2019 also, the party is in the repeated history in the era that non-Congress party has gained 2 times self-dependent majority in the parliament. So this is the basic features. So they work on the basis of minimum program. They are based on a simple fact of temporary conjunction of specific interest, and this Janata Party history. Now we will move on to the merits of this government. So merits will similarly there has been accommodation, since a coalition is a formation of the team or grouping of the various peoples from the various banks and various fields of space. They come and they represent different areas, different regions, so a multilateral representation can be achieved. Apart from that, it can also be impact in the decision making and the functioning of the government, because there is a number of people to be convinced and a group decision can be made. So one of the basic point for criticism of the self-led government or the self-majority government is they become autocratic or undemocratic, and they work in a fashion of autocracy. But due to the mandateness of the coalition in the coalition government and the grouping and non-availability of such majority, they are bound to sit together and get a consensus, and that is actually provides a check and balance to the majoritarian decision, which is utmost good for the country. It also strengthens the federal fabric. Consensus and decision making in the coalition government held the better essence of the democratic values and ethos of the country. Now we're moving toward the demerits. The very first demerit is, since the coalition, since the joining of these two parties or multiple parties is not based on principle at all, but they are based on gaining the government. So gaining the seat to form the government, or becoming one of the contender for forming the government. So that is a personal interest has been kept above than the national and the important interest, and that is why there may be increase in malfunctioning, dysfunctioning, corruption, and etc., because the local interest or the personal interest is above the national interest, since due to the coalition government. As well as, since many parties form in the coalition, what happens is they will try to contaminate and counter each other for any kind of difficulties or non-performance. So they will carry on and they counter each other, but they will not be proven accountability for themselves for not performing the results as were accepted. So this is one of the major important blame. There the blame game started. Due to large size, there is an increase in the ministerships, and that poses a different and heavy
load on the exchequer of India. The leaders of the regional parties, for satisfying their aspiration, pressurize the central government, and that is why there has been none case. So it is very difficult for the central or the coalition government to take hard steps, reforms, and non-popular but important economic and social steps, and that is why it somehow compromises with the national interest as well. So, with the growth of regionalism and fragmentation of the politics, coalition have become unstable agreement in certain times where there are no political allies or enemies. So it proves the very important saying in the politics that there is nothing permanent friendship or permanent allyship or permanent enmity between any two parties. So politics people, the politicians are never friends or never enemies. They just come together and went apart, seeing the situation, circumstances, as well as the environment. And that is why multiple parties mean a multitude of options on every issue and lack agreement on politics in their implementation. And that is one of the basic, major, important kind of a demerit of a coalition government. All said and done, political parties will continue to rely on coalitions regardless of all the electoral verdicts, because it is very difficult for a party to get the self-owned majority or self-owned majority votes every time every 5 years. So this is an exception, that 2014 2019, but it is not going to happen every time, since India is a very large democracy. The fractured mandates and diversity and variety of the political issues are different in different parts of India, and there is a lack of a second class of leaders, especially in the ruling BJP party, where there will be a national consensus on them. And that is why after this the top leadership fades out, there will be a difficulty for single party to gain the maximum amount of votes so that to claim forming the government. And the coalition is a bitter but assured truth of the coming future. So what we need to do is make this coalition government better working by strengthening the Dal Badal Kanun, that is the anti-defection law. Similarly, making a clear set of guidelines for coalition pre-election or post-elections, and that is why keeping the moral element or moral consignment of the political parties before forming and before claiming for the government, the president powers can be increased. And that is why it has also been named in the Niti Aayog, interstate council, zonal councils. Even the second administrative reforms committee says about the reformation or the reforms to bring in the electoral politics, so that the coalition government can work properly and there cannot be a malified intention for keeping or for gaining more benefit or putting the personal individual interest before the national interest. And that is why following such rules and regulations and reforms, we can make the coalition government function better and to encash the properties and the merits of the coalition government, like multilateral representation, checks and balance, inclusivity, etc. And then we'll be benefiting by India to develop into a more democratic and matured nation.